दोस्तों, जब भी भारत की आज़ादी की पहली जंग की बात होती है तो अक्सर सन 1857 की क्रांति का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे बहुत पहले दक्षिण भारत की ज़मीन पर एक ऐसा बादशाह खड़ा था जिसने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी, जिसका नाम सुनकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरान कांप उठते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर मैसूर सुल्तान फतेह अली साहब टीपू की। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1759 को देवनहल्ली नामक जगह पर हुआ था, जो आज के बेंगलुरु के पास स्थित है। उनके पिता का नाम हैदर अली था, जो एक बहादुर सेनापति और बाद में मैसूर के शासक बने। उनकी माता का नाम फातिमा फ़खर उन्निसा था। टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था। कहा जाता है कि उनका नाम एक सूफी संत टीपू मस्तान औलिया के नाम पर रखा गया। बचपन से ही उनमें बहादुरी, तेज दिमाग और नेतृत्व की झलक दिखने लगी थी। टीपू की शुरुआती शिक्षा बहुत मजबूत नींव पर रखी गई। उन्हें अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषाओं की शिक्षा दी गई। इसके साथ ही उन्हें कुरान शरीफ, हदीस और इस्लामी इतिहास भी पढ़ाया गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्हें सिर्फ किताबों की शिक्षा ही नहीं दी गई, बल्कि घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की भी ट्रेनिंग दी गई। उनके पिता हैदर अली खुद एक सख्त और बहादुर सेनापति थे। उन्होंने बचपन से ही टीपू को युद्ध नीति, फौजी रणनीति और राजनीति की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी थीं। कहते हैं कि जब टीपू महज 15 साल के थे तब उन्होंने पहली बार अपने पिता के साथ युद्ध में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी से सबको चौंका दिया। सन 1774 में जब मराठों और मैसूर के बीच संघर्ष चल रहा था, तब टीपू ने अपने पिता के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उन्होंने घुड़सवार सेना की अगुवाई की और युद्ध के मैदान में अद्भुत साहस दिखाया। यही वो समय था जब उनकी छवि एक भावी महान सेनापति के रूप में बनने लगी। फिर आया पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जो सन 1770 के दशक में हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ शानदार रणनीति बनाई। अंग्रेज़ों को इस युद्ध में बहुत नुकसान उठाना पड़ा और मैसूर की ताकत को पूरे दक्षिण भारत में पहचान मिली। सन 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया। उस समय अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच दूसरा युद्ध चल रहा था। पिता की मौत के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। गद्दी संभालते ही उन्होंने साफ कहा, अब अंग्रेज़ों को हमारी मिट्टी पर राज करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये टीपू सुल्तान सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने प्रशासन में कई सुधार किए, जैसे नई ज़मीन व्यवस्था, सिंचाई परियोजनाएं और व्यापार को बढ़ावा। सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने अपनी फ़ौज को आधुनिक बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने यूरोप की नई तकनीकों को सीखा और अपने सैनिकों को तोपखाने और बंदूकों से लैस किया। यही नहीं, उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित की, जो उस जमाने में पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात थी। हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने 32 साल की उम्र में गद्दी संभाली। लेकिन जैसे ही उन्होंने शासन संभाला, उन्हें सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेज़ों से मिली। उस समय अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध असल में हैदर अली के ज़माने में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद टीपू ने उसकी अगुवाई की। इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार हराया और मैसूर की ताकत का एहसास करवाया। सन 1783 में उन्होंने अंग्रेज़ों को कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों से पीछे धकेल दिया। इस युद्ध का अंत मैंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सन 1784 से हुआ। यह संधि अंग्रेज़ों और किसी भी भारतीय शासक के बीच हुई आखिरी संधि थी, जिसमें दोनों पक्ष बराबरी पर खड़े थे। इस समझौते ने साफ कर दिया कि अंग्रेज़ अब भी दक्षिण भारत में पूरी तरह काबिज नहीं हो पाए थे। लेकिन अंग्रेज़ हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने मराठों और निज़ाम हैदराबाद के साथ मिलकर फिर से टीपू पर हमला किया। इस बार युद्ध लंबा चला। टीपू सुल्तान ने अपनी रणनीति और बहादुरी से अंग्रेज़ों को कई जगह हराया, लेकिन उनके खिलाफ जो गठबंधन बना था वह बहुत मजबूत था। अंत में उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि सन 1792 करनी पड़ी। इस संधि में टीपू को अपनी आधी रियासत अंग्रेज़ों को सौंपनी पड़ी और मजबूरी में अपने 2 बेटों को अंग्रेज़ों के पास बंधक के तौर पर भेजना पड़ा। यह पल बहुत दर्दनाक था जब उनके छोटे छोटे बेटों को अंग्रेज़ सैनिकों ने अपने साथ ले जाया। लेकिन टीपू ने उस वक़्त भी सर झुकाना कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता हूं, लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा। अंग्रेज़ों का मकसद साफ था, किसी भी तरह टीपू सुल्तान को मिटा देना। सन 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली की अगुवाई में अंग्रेज़ों ने फिर से हमला किया। इस बार भी टीपू ने अपने दुश्मनों का डटकर सामना किया। श्रीरंगपट्टनम का किला अंग्रेज़ों ने घेर लिया। महीनों तक लड़ाई चलती रही। अंग्रेज़ों के पास तोपें, गोला बारूद और बड़ी सेना थी, लेकिन टीपू के पास हिम्मत, जज्बा और देशभक्ति थी। 4 मई सन 1799 को युद्ध का निर्णायक दिन आया। अंग्रेज़ों ने किले की दीवार तोड़ दी और अंदर घुस गए। टीपू सुल्तान आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उन्होंने कहा, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जब उन्हें दुश्मन ने घेर लिया, तब भी वे पीछे नहीं हटे। तलवार हाथ में थी और आखिरी सांस तक उन्होंने जंग लड़ी। उसी दिन वे शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया।
अंग्रेज़ों ने सोचा था कि उनकी मौत से डर फैल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग उन्हें एक असली आज़ादी के सिपाही के रूप में याद करने लगे। टीपू सुल्तान सिर्फ बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान आविष्कारक भी थे। उन्होंने दुनिया की पहली मेटल सिलेंडर रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित की। उनसे पहले रॉकेट बांस और लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन टीपू ने उनमें लोहे का इस्तेमाल किया। इस वजह से उनके रॉकेट ज़्यादा तेज़ और दूर तक जाते थे। उनकी फ़ौज में 5000 से ज़्यादा रॉकेट सैनिक थे जो युद्ध के मैदान में इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, जब अंग्रेज़ों ने उनकी तकनीक देखी तो दंग रह गए। बाद में यही तकनीक अंग्रेज़ अपने साथ यूरोप ले गए और वहाँ के युद्धों में इस्तेमाल करने लगे। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की नींव कहीं न कहीं टीपू सुल्तान ने ही रखी थी। टीपू सुल्तान को अक्सर सिर्फ एक योद्धा और अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वे एक बेहतरीन प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थे। उनके शासन में मैसूर दक्षिण भारत की सबसे मजबूत और संपन्न रियासत बन गई थी। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि उनकी रियासत सिर्फ तलवार के दम पर ही मजबूत न बने, बल्कि शिक्षा, कृषि, व्यापार और प्रशासन के दम पर भी मजबूत हो। टीपू सुल्तान ने किसानों के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने खेती के लिए नई नहरें बनवाईं, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया और किसानों पर लगने वाले करों को संतुलित किया। उन्होंने बागवानी और नई फसलों की खेती को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका से जैक फ्रूट, अनानास और कॉफ़ी जैसी फसलें मंगवाकर मैसूर में उगानी शुरू की। इस वजह से मैसूर की कृषि उत्पादन बढ़ा और किसान समृद्ध हुए। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में सिल्क उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने चीन से रेशम के कीड़े मंगवाए और मैसूर में रेशम उत्पादन शुरू करवाया। आज भी मैसूर सिल्क दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा उन्होंने हथियार बनाने की फैक्ट्रियां, जहाज बनाने के गोदाम और तोपखाने की वर्कशॉप्स बनवाईं। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने फ्रांस, तुर्की, ईरान और अरब देशों से सीधे व्यापार संबंध बनाए। वे अंग्रेज़ों की कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी खुदाई खिदमतगार भी बनाई, जो सीधा विदेशों से व्यापार करती थी। टीपू सुल्तान एक कट्टर मुसलमान थे, लेकिन उनके शासन की नीति धर्मनिरपेक्ष कही जा सकती है। उन्होंने हिंदू मंदिरों को दान दिए, कई मंदिरों की मरम्मत करवाई और ब्राह्मणों को जमीनें दी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और श्री नरसिंह स्वामी मंदिर को बड़ी मात्रा में ज़मीन और सोने का दान दिया। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी अपने राज्य में शिक्षा और सेवाओं की अनुमति दी। यानी उनकी सोच यह थी कि सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान मिले और प्रजा शांति से रहे। टीपू सुल्तान को शिक्षा और ज्ञान से गहरा लगाव था। उन्होंने अपने राज्य में मदरसों और स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने अरबी, फारसी और कन्नड़ भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने विज्ञान और गणित की पढ़ाई पर भी जोर दिया। उनकी लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें थीं, जिनमें कुरान शरीफ, हदीस, तफसीर, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र पर आधारित ग्रंथ मौजूद थे। टीपू सुल्तान न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए। उनका कहना था, राजा की असली पहचान उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका न्याय है। उन्होंने जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, टैक्स की व्यवस्था पारदर्शी बनाई और व्यापारियों को सुरक्षा दी। टीपू सुल्तान अक्सर वेश बदलकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की गलियों और बाजारों में घूमते थे। वे जानना चाहते थे कि उनकी जनता वास्तव में क्या सोचती है। अगर उन्हें कहीं भ्रष्टाचार या अन्याय की शिकायत मिलती तो वे तुरंत कार्रवाई करते। इस वजह से जनता उन्हें सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक रक्षक और पिता समान शासक मानती थी। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग उन्हें शेरे मैसूर कहकर पुकारते रहे। उनकी बनाई रॉकेट तकनीक बाद में अंग्रेज़ों ने यूरोप ले जाकर इस्तेमाल की। आज दुनिया की आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं उनके ही आविष्कारों की नींव पर खड़ी है। मैसूर का सिल्क उद्योग, कृषि सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था आज भी उनकी दूरदर्शिता का सबूत है। इतिहासकारों का मानना है कि अगर टीपू सुल्तान कुछ और साल जीवित रहते तो शायद अंग्रेज़ों का भारत पर राज करना इतना आसान न होता। आज भी कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में उनका मकबरा गुंबज मौजूद है। वहाँ लोग सिर्फ उन्हें एक बादशाह के रूप में नहीं बल्कि भारत के पहले असली आज़ादी के सिपाही के रूप में याद करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेताओं ने भी टीपू सुल्तान की वीरता की तारीफ की। महात्मा गांधी ने कहा था, टीपू सुल्तान वह महान आत्मा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग उन्हें शेरे मैसूर कहकर पुकारते रहे। उनकी बनाई रॉकेट तकनीक बाद में अंग्रेज़ों ने यूरोप ले जाकर इस्तेमाल की। मैसूर का सिल्क उद्योग, कृषि सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था आज भी उनकी दूरदर्शिता का सबूत है। इतिहासकारों का मानना है कि अगर टीपू सुल्तान कुछ और साल जीवित रहते तो शायद अंग्रेज़ों का भारत पर राज करना इतना आसान न होता।